हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए इस लेक्चर के अंतर्गत हम जो है भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर का समाप्ति करेंगे। और आप ध्यान रखें कि इसकी पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़े थे। उस लेक्चर के अंतर्गत जो है हम लोग ये पढ़े थे, विद्युत शक्ति पढ़े थे। ठीक है, और विद्युत शक्ति के आधार पर हम लोग बहुत सारे सूत्रों को भी देखे थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि इनके बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। ये बहुत सारे जो है सूत्र भी हम ज्ञात किए हैं। ये देखने के अब इस सूत्र का भी हम लोग निकाले थे। उसके बाद से हम लोग जो है ये विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसके बारे में भी, वाट के बारे में हम लोग पढ़े थे, और 1 वाट क्या होता है उसकी भी बारे में बात किए थे। ठीक है, तो हम जो है ये सब पढ़ चुके हैं। और आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, तो आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ये विद्युत ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। ये देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग पढ़ने के बाद से ये चैप्टर हमारा जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि जो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव का जो उपयोग होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, अर्थात उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। तो जो ऊष्मा निकल रही है, क्या उस ऊष्मा का हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि हाँ, हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखे होंगे जो विद्युत इस्त्री होता है अर्थात आयरन होता है, जिसकी सहायता से हम लोग कपड़ों को प्रेस करते हैं, वो क्या करता है, वो हमें ऊष्मा देता है। बिजली उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही धारा प्रवाहित होता है तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है, और गर्म होने के बाद से जो है हम लोग कपड़े को आराम से प्रेस करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है विद्युत हीटर होता है, जिसे कि जो हीटर जिस पे हम लोग भोजन बनाते हैं, ठीक वो भी होता है। रूम हीटर भी होता है। ठीक इसी प्रकार अन्य उपकरण भी होते हैं, टोस्टर इत्यादि जो है वो विद्युत ऊष्मा के आधार पर ही कार्य करते हैं, मतलब कि उनमें धारा प्रवाहित की जाती है और वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उनके उपयोग के बारे में हमें जो है चर्चा करना है। ठीक है, और कुछ अन्य जो है छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको पढ़ करके इस पार्ट को हमें ख़त्म करना है। तो चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में कि विद्युत ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा के हम तो जानते ही हैं, आखिर हम लोग जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ इसके संबंधित जो कुछ प्रश्नों को जानना है और विद्युत ऊर्जा का जो मोटे तौर पर जो मात्रक होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, किसी भी ऊर्जा का मात्रक को क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है बाबू, जूल। तो सबके मात्रक के बारे में हम लोग जानते हैं कि जूल होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका मान लीजिए कि हम लोग घर में क्या कर रहे हैं, घरों में बिजली का उपयोग करते हैं, वो बिजली क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च होता है। जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च हो रहा है तो वहाँ पे जो छोटा मात्रक अगर हम जूल में उसका प्रदर्शित करते हैं तो उसका बहुत बड़ा मान हो जाएगा। इसलिए हम इसकी एक बड़ी मात्रा का उपयोग करते हैं। उस बड़ी मात्रा के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगा। ध्यान रखें, यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई बल्ब है, ठीक है, और उस बल्ब पे कितना लिखा है, 220 वोल्ट लिख दिया है और 60 वाट लिख दिया है। जब 220 वोल्ट किसी बल्ब पे लिख दिया है और 60 वाट लिख दिया, इसका अर्थ क्या है, तो कह रहा है कि इसका अर्थ ये है कि उस बल्ब को हम विद्युत किसी घर में क्या करेंगे, विद्युत परिपथ में क्या करेंगे, उसको 220 वोल्ट पे हम जोड़ेंगे और उसको 60 वाट पे जोड़ेंगे। तो जब उसको हम 60 वाट पे जोड़ेंगे तो उस बल्ब के द्वारा कितनी ऊर्जा खपत की जाएगी, तो उस बल्ब की ऊर्जा जो है 60 जूल ऊर्जा जो है खत्म की जाएगी, या जो है उसके द्वारा जो है ली जाएगी, 60 जूल की ऊर्जा ली जाएगी। कैसे, क्योंकि देखिए आप जानते हैं मतलब प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा ली जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पी बराबर कितना होता है, पी बराबर आप जानते हैं पी बराबर डब्ल्यू अपन टी होता है। तो मान लीजिए कि हमें डब्ल्यू का मान निकालना, ऊर्जा का मान निकालना, इसको यहाँ पे भी देंगे। प्रति सेकंड का मतलब क्या, 1 सेकंड, मतलब हम टी का मान 1 रखेंगे और पी का मान कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा पी इंटू टी, हो जाएगा पी इंटू टी। पी का मान कितना है, 60 है, और टी का मान कितना है, 1 है। 60 और 1 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 60 जूल मिलेगा। तो जो ऊर्जा उसके द्वारा जो खपत की जाएगी वह कितना हो जाएगा, 60 जूल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए। इसी प्रकार अगर लिखा रहा है, मान लीजिए कि कोई बल्ब है, उस पर 50 वोल्ट 450 वोल्ट लिखा है और उस पर 100 वाट लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो प्रति सेकंड में वो बल्ब क्या करेगा, 100 जूल की ऊर्जा जो है खपत करेगा, 100 जूल ऊर्जा लेगा।
ठीक है, कितना ऊर्जा लेगा, 100 जूल ऊर्जा लेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से जो है कोई भी विद्युत बल के ऊपर अगर लिखा रहता है तो उसका मतलब जो है अनुपातांक लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, रेटिंग उसका लिखा रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक शब्द का उपयोग किया गया है, अनुपातांक। ठीक है, तो किसी का अनुपातांक दिया रहा है, मतलब कि अगर 220 वोल्ट का अनुपातांक है और 60 वाट का है, तो अगर हम विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो वह बल्ब कितना ऊर्जा लेगा, तो 60 जूल की ऊर्जा लेगा। ठीक, बात समझ में आ रही हो आप सबको। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ये बात आप याद रखें। उसके बाद से देखिए आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा के घरेलू तथा व्यावसायिक उपयोग के पठन के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। मतलब कह रहा है क्या है, विद्युत ऊर्जा के लिए क्या जूल जो है एक छोटा मात्रक है। ध्यान रखें यहाँ पे कि जूल क्या है, एक छोटा मात्रक है। इसके लिए दूसरे मात्रक का व्यवहारिक होता है, इसके लिए एक दूसरे मात्रक का व्यवहार होता है। यदि विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट का कोई उपकरण जैसे हीटर लगा दिया जाए, इससे 1 घंटे तक चलाया जाए, तो हम कहते हैं कि इस परिपथ में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपभोग हो रहा है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। देखिए ध्यान रखें आप, जो हम लोग कह रहे हैं ये इसके बारे में कि जो जूल क्या है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, परंतु क्या है, ये छोटा मात्रक है। क्या है, छोटा मात्रक है। क्योंकि अगर घरों में इसका हम लोग उपयोग करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा ही मात्रा में घर में ऊर्जा खत्म होती है। तो अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जूल में प्रदर्शित करते हैं तो बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक व्यवहारिक मात्रक का उपयोग करते हैं जिसका नाम है वाट, किलोवाट। क्या नाम है, किलोवाट। किलोवाट क्या है, तो किलोवाट जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। और किलो का मतलब होता है 1000 और ये हो जाएगा वाट, मतलब 1000 वाट हो जाएगा। मतलब 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा, क्योंकि के का मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप ध्यान रखिए कि यदि हम मान लीजिए कि किसी बल्ब का कोई बल्ब है या कोई हीटर है, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको जो है ये वो 1000 वाट का है। कितने हज़ार का है, 1000 वाट का है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, उसको 1 घंटे तक क्या करते हैं, चलाते हैं। तो जब उसको 1 घंटे तक चलाएंगे तो उसके द्वारा जो ऊर्जा खत्म की जाएगी वह ऊर्जा कितने के बराबर होगी, तो वो जो है 1000 वाट घंटा के बराबर होगी। या उसको आप 1 किलोवाट घंटा कह सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगी। ठीक है, कितने के बराबर होगी, 1 किलोवाट घंटे के बराबर होगी। मतलब कि जो ऊर्जा है यह उतना ऊर्जा जो है ख़त्म होगी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे जो घरों में जो बिजली उपयोग की जाती है, ठीक है, उसका जो है बिल किस में आता है, तो वो यूनिट में ही आता है। तो हम लोग जानते हैं कि उसका बिल जो है यूनिट में आता है। इस बात को हम लोग नोट रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखें यहाँ पे कि जो है हम इसको ये 1 यूनिट जो है कितने के बराबर होता है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 किलोवाट घंटा जो है वह 1 किलोवाट गुणे 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। यदि इसको हमें जूल में बदलना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो यदि इसको जूल में बदलना हो तो देखिए यहाँ पे के का मतलब 1000 वाट हो जाएगा, और 1 घंटे को क्या कर दिया, सेकेंड में बदल दिया तो 3600 हो जाएगा सेकेंड, या 60 गुणे 60 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, उसके बाद से क्या किया गया है, उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि ये क्या है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 वाट सेकेंड है। और इसको जो है जूल में, वाट को क्या कर दिया, जूल प्रति सेकेंड में चेंज कर दिया है, तो सेकेंड कट जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो ये 1 किलोवाट घंटा का मान कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा का मान हो जाएगा जूल में आपका कितना, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। और आप याद रखें कि इसे हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि 1 यूनिट का मान कितना होता है, तो 1 यूनिट का भी मान जो है वह भी उतना ही होगा, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल ही होगा। यहाँ पे देखिए एक और बात दे रखा है नोट में करने के लिए, कह रहे कि मकान में बिजली के मीटरों से बिजली के उपभोग का पठन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे संक्षेप में BOT या केवल यूनिट लिखते हैं। मतलब कि जो मकान में, जो घरों में जो बिजली जो आता है, जो बिजली का जो बिल आता है वह बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में आता है, BOT में आता है, या उसे हम लोग यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट में आता है। ठीक है, तो ये जो किलोवाट घंटा है वो किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, वो यूनिट के बराबर होता है, या उसी को हम लोग BOT कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए हम 1 यूनिट लिखें,
1 यूनिट लिखें या 1 BUT लिखें या 1 किलोवाट घंटा लिखें, इन सब का मान कितना होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल ही होता है। बात समझ में आ रही है बाबू? तो यहाँ पे देखें आप सभी लोग ये वाला मान, ठीक है। 1 यूनिट बराबर क्या है, 1 यूनिट बराबर है आपका 1 BUT और 1 BUT बराबर है 1 किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल। इस प्रकार से ये सब मान क्या है आपस में बराबर है, एक ही है। तो 1 यूनिट कहिए या 1 BUT कहिए, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहिए, या इसे 1 किलोवाट घंटा कहिए, जिसका मान जो है जूल में कितने के बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने विद्युत धारा, जो विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा के जो मात्रक है उसके बारे में हमने अध्ययन किया, ठीक है। तो आप इसको जो है नोट कर लेंगे और आप ध्यान रखें कि आपको जो है वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और अधिक से अधिक जो है आप इसे नोट करने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें, ठीक है। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं। नहीं तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, इस PDF का लिंक दे दूंगा, जिसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके नीचे जो है आपका इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे टॉपिक में चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो हमारा कह रहा है विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव का के उपयोग। जो विद्युत धारा होता है, हम लोग जानते हैं कि जब विद्युत धारा में क्या की जाती है, जब चालक में जब प्रवाहित की जाती है किसी चालक में, तो वो क्या होती है, वो जो है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जा रहा है तो क्या हम उस प्रभाव को हम लोग उपयोग कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहे कि विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कह रहा है कि इसका उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण स्थान है। उसकी बात से देखिए, कह रहा है कि घरेलू उपकरण जैसे बिजली का चूल्हा जिसे हम लोग हीटर कहते हैं, विद्युत इस्त्री जिसे हम लोग आयरन कहते हैं, रूम हीटर, टोस्टर, निमज्जन तापक, सोल्डिंग रॉड इत्यादि में विद्युत धारा की उसमें प्रभाव का ही उपयोग करता है। मतलब कि कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम लोग जो है विद्युत धारा की उसमें प्रभाव के उपयोग पर ही हम उसका उपयोग करते हैं। मतलब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण ही उसको उपयोग कर पाते हैं। शायद अगर ये विद्युत धारा का उसमें प्रभाव न होता तो हम जो है विद्युत इस्त्री का उपयोग नहीं कर पाते, हीटर का उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है। और अन्य जो रूम हीटर होते हैं, टोस्टर होते हैं, ठीक है, या जो वेल्डिंग करने वाले देखते हैं आप, लोहे को जो जोड़ने वाला जो वेल्डिंग करने वाला होता है उसमें छड़ होता है, तो वो भी जो है उस विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण ही वो होता है, ठीक है। तो ये जो है अगर गुण उसके अंदर नहीं होता, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का गुण नहीं होता, तो हम लोग बहुत सारे उपकरणों को उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए ये क्या करता है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। आप इन सभी बातों को नोट कर लेंगे कॉपी में, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए इसके आगे कह रहा है कि इन युक्तियों या उपकरणों के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे तापन अवयव कहा जाता है। कह रहे कि इन युक्तियों या उपकरणों के जिस भाग में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे तापन अवयव कहा जाता है। तापन अवयव ऐसे पदार्थों से बने होने चाहिए जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो। मतलब कि यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए रखा है तापन अवयव के बारे में। मतलब कि कह रहा है कि जो विद्युत युक्ति हैं, जो एप्लायंस हैं, वो कह रहा है कि वे पदार्थ होते हैं जिनमें मतलब कि उसको कहते हैं, जिनमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, उनमें जो है ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक। उन भागों को कहेंगे जिनमें प्रवाह करने पर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि हम जो है वैसे पदार्थों को, जो तापन अवयव होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, उसको हम लोग उन पदार्थों से बनाते हैं जिनका क्या होता है, पहला नंबर प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। प्रतिरोधकता मतलब कि जो रो का मान होता है बहुत अत्यधिक होता है। जिसका रो का मान अत्यधिक होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग हम लोग जो है क्या करते हैं, तापन अवयव बनाने में करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें, अगला जो पॉइंट हमारा है वो अगला पॉइंट यहाँ पे कर उसके नीचे करे कि विद्युत प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो ताकि उनके साधारण लंबाई और मोटाई वाले तार का प्रतिरोध अधिक हो और उनमें कम धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सके। कह रहा है कि यहाँ पे ताकि इसके साधारण लंबाई व एवं मोटाई वाले तार का प्रतिरोध क्या हो, अधिक हो और उनमें कम धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो। मतलब कि जब प्रतिरोधकता क्या होगा, जब रो का मान जब अधिक होगा तो जो आर का मान है वह अधिक होगा। आर का मान क्या होगा, अधिक होगा, मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो मान लीजिए कि धारा है, हम लोग जो पढ़े थे कल, जब प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जो धारा प्रवाहित करते हैं
तो उसका उष्मा जो है ज़्यादा उत्पन्न होता है। आपने पढ़ा था कि जो एच का मान है वो आई के अनुकूल समान आई के वर्ग के समानुपाती होता है, पढ़े थे हम लोग, आई के वर्ग के समानुपाती होता है। आई जो है जो एच का मान है या जो यू का मान है वो किसके समानुपाती होता है, आर के समानुपाती होता है। एच का जो मान है वो टी के समानुपाती होता है। ऐसे हम लोग पढ़े थे मतलब आर बढ़ाने पर क्या होता है, हीट जो है उष्मा बढ़ता है। तो वही बात कर रहा है कि अगर प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा तो उष्मा ज़्यादा होगा, सॉरी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो भाई अधिक उष्मा भी उत्पन्न होगा। तो इसीलिए हम लोग वैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं तापन अवयव बनाने में जिनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट कर रहा है कि दूसरा जो है पॉइंट है इसमें, हम वैसे भी पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। मतलब कि वैसे पदार्थ जिनका गलनांक क्या हो, अत्यधिक उच्च हो, मतलब कि उच्च ताप पर वह गले नहीं। अगर मान लीजिए तापमान हम लोग देते हैं, अगर उसका क्या है, उसका गलनांक बहुत कम है तो वो जल्द ही क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा, जिससे हमें उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। परंतु क्या होना चाहिए, अगर उसका गलनांक ज़्यादा है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि गलनांक अधिक उच्च हो ताकि उनमें प्रबल धारा प्रवाहित होने पर भी उत्पन्न अत्यधिक उष्मा से तापन अवयव पिघले नहीं। मतलब कि हम क्या करेंगे, जब उसका गलनांक उच्च होगा, क्या उच्च होगा, गलनांक उच्च होगा, तो धारा अगर बहुत अत्यधिक मात्रा में यदि प्रवाहित होती है, हैवी करंट प्रवाहित होती है, तो वो क्या होगा, अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगा। क्योंकि जो एच होता है वो क्या, वो आई के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जब धारा जब बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बाबू, जब धारा बढ़ेगा तो उष्मा भी अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। जब उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा तो क्या होगा, वो तापन अवयव पिघल सकता है। परंतु अगर वह क्या होगा, वो उच्च गलनांक का होगा तो वह नहीं पिघलेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, अधिक गलनांक अत्यधिक उच्च होना चाहिए, तो ही वो हमारे लिए उपयोग हो सकता है। यहाँ पे देखिए, अधिकांश तापन अवयव में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा लोहा के मिश्र धातु जिसे नाइक्रोन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और साथ ही इसका गलनांक भी अत्यधिक ऊंच होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि हम तापन अवयव बनाते समय सबसे अधिक मात्रा में किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग नाइक्रोन का जो तार होता है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, जो नाइक्रोन होता है इसका उपयोग करते हैं। और ये एक मिश्र धातु होता है, क्या होता है, मिश्र धातु। और ध्यान रखिए, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसका गलनांक भी कह रहा है कि गलनांक भी ज़्यादा होता है। ये जल्दी से आसानी से जो है कम प्रबल धारा पे जो ये पिघल नहीं सकता है, ठीक है, तो इसकी गलनांक बहुत ज़्यादा होती है। और ध्यान रखिए, जो मिश्र धातु है नाइक्रोन, ये किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो यह कह रहा है कि ये निकिल से बना होता है, 60% होता है, क्रोमियम से बना होता है, मैग्नीज से बना होता है और लोहा से बना होता है। मतलब कि नाइक्रोन का जो तार है ये 4 धातुओं से मिलकर बना होता है। इस बात को भी आप नोट रखेंगे, जिसमें 60% क्या होता है, 60% ध्यान दीजिएगा, 60% निकिल होता है, 12% क्या होता है, क्रोमियम होता है, 2% मैग्नीज होता है और 26% जो है लोहा होता है, जिससे क्या होता है, मिश्र धातु नाइक्रोन बनता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, विद्युत तापक का मतलब क्या, विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है जिसका उपयोग हम लोग अपने घरों में करते हैं, ठीक है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है हम लोग यहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो विद्युत तापक होता है, कह रहे कि विद्युत तापकों में नाइक्रोन के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है। विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर, जैसे कि मतलब कर रहा है कि जो विद्युत तापक होता है, जो हीटर होता है, उसमें कौन सा तार लगाया जाता है, तो उसमें नाइक्रोन का तार लगाया जाता है। और नाइक्रोन का तार हम लोग अभी पढ़े हैं कि वो क्या होता है, वो जो है उसका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होता है और उसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, वह गल नहीं सकता है अधिक धारा पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो विद्युत हीटर होता है, इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है, उसको हम क्या करते हैं, तो विद्युत तापकों में नाइक्रोन के तार की कुंडली विद्युत पदार्थों की आधार पर फैली रहती है। मतलब कि जो विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो भट्ठी होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो मिट्टी का जो बना होता है, जो भट्ठी जो चूल्हा बना होता है, उसमें क्या होता है, उसमें नाइक्रोन के तार जो है ऐसे कुंडलित होते हैं कुंडलित ऐसे लगे रहते हैं। तो नाइक्रोन के तार कुंडली के रूप में होता है। और उसके बाद से कह रहा है कि कुंडलीयुक्त और विद्युत रोधी आधारों का डिजाइन उपकरणों के उपयोग के अनुसार होता है। अतः बिजली का चूल्हा, विद्युत केतली, विद्युत इस्त्री आदि का अपना अपना डिजाइन होता है, परंतु इन सभी के कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तब यह गर्म होकर उष्मा उत्पन्न करती है। ध्यान रखिए, हम जितने भी उपकरण बनाते हैं
हम जितने भी उपकरण बनाते हैं नाइक्रोन की तार से, उनकी सबकी आकार आकृति क्या होता है, डिजाइन जो है वो अलग अलग हो सकता है। क्योंकि जो विद्युत हीटर है उसको हम लोग अलग तरह से बना सकते हैं, जो विद्युत केतली है उसको अलग तरह से बनाएंगे, जो विद्युत आयरन होता है जिससे हम लोग विद्युत इस्त्री कहते हैं, कपड़ा प्रेस करने वाला, वो उसका अलग होता है। मतलब कि सबकी आकृति अलग अलग होती है, इसलिए क्या होता है उनकी डिजाइन अलग अलग होने से हम लोग अलग अलग प्रकार के बनाते हैं। परंतु कह रहा है कि सब में एक ही कार्य होता है कि जब हम धारा उनमें क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो वह एक ही कार्य करते हैं, क्या, ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं बाबू, ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। मतलब कि वो विद्युत हीटर हो, विद्युत इस्त्री हो या विद्युत केतली हो, सब में एक ही कार्य होता है। सब में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं विद्युत बल्ब की तरफ। विद्युत बल्ब क्या होता है तो हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, कह रहा है कि यहाँ पे विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठन हुई कुंडली होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो कांच का जो विद्युत बल्ब होता है उसमें क्या होता है, उसमें कह रहा है कि टंगस्टन का तार होता है, और वो जो है ऐंठी हुई जो है कैसी होती है, कुंडली होती है, जिसे हम लोग तंतु या फिलामेंट कहते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे फिगर में, ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला फिगर, ये एक बल्ब है जिसमें एक ये ऐंठन लगा हुआ है, स्प्रिंग की तरह लगा हुआ है। वो टंगस्टन का, मतलब टंगस्टन क्या एक धातु है, ठीक है, जिसका जो है लगा हुआ है, और ये इसको हम लोग फिलामेंट या तंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत बल्ब है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि इसमें क्या होता है, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। करके यह तंतु मोटे आधारी तारों द्वारा धातु के दो स्पर्शक बटनों या स्टडों से जुड़ा होता है। तंतु एक कांच बल्ब में बंद रहता है। बल्ब के अंदर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस का मिश्रण प्रायः भरा रहता है। मतलब कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब के अंदर ये क्या है, कांच का बना होता है, और इसके अंदर दो क्या होते हैं, स्टड होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, वो जो है धातु का, जो टंगस्टन धातु है उसके दोनों जो है स्टडों से वो क्या करता है, जुड़ा रहता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो फिगर दिखाया हुआ है एक विद्युत बल्ब का, इस फिगर को आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। अब एक और बात ध्यान रखिए, कह रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें जो है एक कांच के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और आर्गन गैस भर देते हैं, किसमें, निम्न दाब पर, कम दाब पर। ठीक है, तो भाई निम्न दाब पर और या कम दाब पर हम लोग नाइट्रोजन गैस को या आर्गन गैस को क्यों भरते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि फिलामेंट में हवा माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। मतलब कि जो टंगस्टन है, जो टंगस्टन धातु का जो स्प्रिंग इसके अंदर लगा है, जो फिलामेंट लगा है, यदि क्या करते हैं, इस कांच के अंदर हम हवा भर देते हैं, तो जब हवा भर देंगे तो क्या होगा, जो टंगस्टन है, जो फिलामेंट है, वह क्या करेगा, वो जो है ऑक्सीजन से, मतलब हवा में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन से क्या करेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्रिया कर लेगा, जुड़ जाएगा, और वो भंगुर हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, भंगुर होने के बाद से वो टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जो उसमें क्या करते हैं, कोई नाइट्रोजन गैस या निष्क्रिय गैस जो होता है, जैसे कि आर्गन गैस, उसमें हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं, जिससे कि वह क्रिया नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पे कि इसलिए फिलामेंट जिस कांच बल्ब के भीतर व्यवस्थित रहता है उसकी हवा निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। गैसों को निम्न दाब पर भरा जाता है ताकि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि न हो। मतलब कि उनका दाब जो है क्या होता है, कम होता है, और दाब कम होने से क्या होता है, ऊष्मा की हानि जो है नहीं होती है, उससे भी हमें लाभ होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को न्यूनतम करने के लिए तंतु का पृष्ठ क्षेत्र कम से कम होना चाहिए, इसीलिए तंतु को कुंडलित करना आकार दिया जाता है। मतलब कह रहा है कि रेडिएशन के माध्यम से ऊर्जा की कम हानि हो, न्यूनतम ऊर्जा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, उसको हम लोग कुंडली का आकार ऐसे दे देते हैं। जब कुंडली का आकार दे देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। तो ये कुंडली का आकार दे देंगे तो क्या होगा, ये लगभग गोले के आकार का हो जाएगा। मतलब कि सब यहाँ पे बहुत सारे गोले बन जाएंगे, तो ये गोले के आकार में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुंडली के आकार में दे दिया जाता है। मतलब कि जो बल्ब लगा होता है, आप ध्यान दीजिएगा, जो बल्ब लगा रहता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसमें ऐसे ऐसे ये जो है कुंडली की आकार का क्या होता है, ये जो है जुड़ा रहता है इसके अंदर। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ रही है। इसके बाद से देखिए बाबू, हम क्या करते हैं, करें कि टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि उसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप
प्राप्त कर सकता है। चूँकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसीलिए पतला तथा लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अत्यधिक हो और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ पे एक बात और यहाँ पे छूट गया है, बीच में लग रहा है। कह रहा है कि टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च, जिसका मान क्या होता है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यहाँ पे कह रहा है कि यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस के श्वेत तप्त ताप क्या कर सकता है, श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। चूंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, रो का मान बहुत कम होता है, इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। मतलब कि जो टंगस्टन होता है, जो टंगस्टन है, ठीक है, जो टंगस्टन है इसका क्या, इसका प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, और प्रतिरोधकता जब कम होगा तो आर का भी मान कम होगा। इसलिए क्या करते हैं हम, मोटे तार के बदले क्या करते हैं, बहुत पतला तार लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि मोटे तार की तुलना में क्या होता है, पतली तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, ये पतला तार ले लेंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जब प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो भाई अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा, क्योंकि उसके मार्ग में, धारा के मार्ग में अधिक अवरोध उत्पन्न होंगे, और जब अधिक अवरोध उत्पन्न होंगे तो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मोटे तार के बदले हम लोग क्या करते हैं, एक पतला तार जो है हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये इस बात को आप जो है ध्यान रखें, इसको याद रखें। ठीक है, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिए। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग जो है सुरक्षा फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमें लग रहा है कि ये लास्ट ही है सुरक्षा फ्यूज इस टॉपिक का। तो देखिए ये हमारा सुरक्षा फ्यूज खत्म हो जाएगा, आप इसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए सुरक्षा फ्यूज क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आप फ्यूज के बारे में पढ़े होंगे कि जो हम लोग अपने घरों में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें हम लोग फ्यूज का भी उपयोग करते हैं, जो क्या करता है, हमारे घरों के उपकरणों को सुरक्षा रखने का कार्य करता है। इसीलिए इसका नाम ही यहाँ पे दिया है सुरक्षा फ्यूज। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सुरक्षा फ्यूज क्या होता है। ध्यान दीजिए, जो सुरक्षा फ्यूज है इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो कह रहे कि बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है, कह रहे कि बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह से प्लास्टिक से ढकी उपकरण होते हैं जिन्हें फ्यूज कहा जाता है। इसमें जस्ता या लीड और टीन की मिश्र धातु का तार लगा होता है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक क्या होता है, कम होता है। कारण की प्रतिरोधकता अत्यधिक होता है परंतु गलनांक बहुत कम होता है। अतः जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है और परिपथ टूट जाता है। इससे परिपथ में लगे पंखे, बल्ब, फ्रिज, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, मोटर आदि उपकरण जलने से बच जाते हैं। देखिए जो सुरक्षा फ्यूज है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हमारी जो है बहुत ही मदद करता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में जो भी उपकरण लगे हैं, विद्युत पंखा लगा है, विद्युत पंखा लगा है, फ्रिज लगा है, हीटर लगा है, या अन्य भी उपकरण जो लगाए हुए हैं, टेलीविज़न वगैरह लगाए हैं, तो मान लीजिए क्या हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में हमारे घरों के अंदर जो है कहीं पर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, या मान लीजिए कि क्या होता है अत्यधिक मात्रा में धारा आ जाता है, हैवी धारा आ जाता है, क्या आ जाता है, हैवी धारा आ जाता है। तो जब हैवी धारा आ जाएगा, अधिक प्रबल धारा आ जाएगा तो क्या होगा, वो जो है अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ऊष्मा होता है एच, वो क्या होता है, वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर उसको 2 गुना बढ़ाएंगे तो वो सीधा 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या होगा, धारा का मान जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ऊष्मा जो है बढ़ेगा। मतलब कि अगर 2 गुना धारा को करते हैं तो क्या होगा, जो ऊष्मा होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 3 गुना करते हैं तो जो ऊष्मा वो 9 गुना बढ़ जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। मतलब कि इस प्रकार जो ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगा। तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, और जो अत्यधिक मात्रा में जब ऊष्मा उत्पन्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग ऐसे मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, जैसे कि टीन, लेड की, यहाँ पे क्या करते हैं, लेड की हम लोग मिश्र या जस्ता की, या जस्ता बोलिए या लेड के लिए करे कि मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें कह रहा है कि जब हम धारा अत्यधिक मात्रा में जब प्रवाहित होता है तो वो क्या होता है, वो जो है पिघल जाता है, तुरंत पिघल जाता है। क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता क्या है, बहुत अत्यधिक है, और गलनांक क्या है, कम है। प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण वहाँ पे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा, और जब अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा तो गलनांक क्या है, कम है, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जिससे कि क्या होता है, वो अचानक जो है
अचानक क्या हो जाता है, वो परिपथ टूट जाता है और हमारे घरों में, अन्य घरों में जो है वो जो है धारा नहीं जाता है। ठीक है, मतलब कि अन्य जो घर है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे टीवी लगा है और यहाँ पे अन्य जो उपकरण लगे हैं और यहाँ पे एक फ्यूज लगा है, ऐसे फ्यूज लगा है, तो यहाँ पे एक फ्यूज मान लीजिए कि यहाँ पे फ्यूज लगा है, तो ये मान लीजिए कि तार से ऐसे जुड़ा है, तो ये फ्यूज मान लीजिए कि जब इधर से धारा आ रहा है और बहुत अत्यधिक मात्रा में जब धारा आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो तार है, ये जो तार लगा हुआ है, ये क्या होता है, ये तुरंत टूट जाता है, गल जाता है। जब ये गल के टूट जाएगा तो ये क्या हो गया, यहाँ से जब टूट जाएगा तो ये मतलब कि धारा जो है, धारा ये आगे अब नहीं प्रवाहित होगा, क्योंकि तार यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से तार टूट गया है। जब तार ही टूट गया है तो इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगा, और जब इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगा तो ये जलेगा नहीं, तो ये जलता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, हमारे घरों के अंदर जो उपकरण लगे होते हैं वह सब सुरक्षित बच जाते हैं। तो ये हमारा है सुरक्षा फ्यूज, जो बहुत हमारी ज़्यादा में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत मदद करता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए कर कि विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है उसे फ्यूज का अनुमतांक या क्षमता कहते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते हैं क्या होता है, फ्यूज जो है गल जाता है। फ्यूज क्या होता है, गल जाता है। उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग जो है फ्यूज का अनुमतांक या क्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्यूज का अनुमतांक या क्षमता कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, 5 एम्पियर के फ्यूज का अर्थ यह है कि धारा की प्रबलता 5 से बढ़ते ही फ्यूज क्या होगा, फ्यूज है वो गल जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि कोई फ्यूज है, क्या है, कोई फ्यूज है और वो जो है वो 5 एम्पियर का है। मतलब कि यदि मान लीजिए कि अगर इसमें 6 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होगा, तुरंत गल जाएगा। परंतु ये 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा तो ये गलेगा नहीं, ये गलेगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुँचते ही फ्यूज गल जाता है उसे फ्यूज का क्या कहते हैं, तार का अनुमतांक, फ्यूज तार का अनुमतांक कहते हैं या क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट रखें, याद रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद से जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ न कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि हम इस ऊष्मा का उपयोग नहीं करते हैं तो यह ऊर्जा क्या होगी, बर्बादी होगी, मतलब ऊर्जा की बर्बादी होगी। कभी कभी किसी विद्युत उपस्कर में इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि इससे वह उपस्कर या उपकरण कह लीजिए या उपस्कर कह लीजिए बर्बाद हो सकता है। मतलब कि ज़्यादा मात्रा में जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो क्या होगा, वो फ्यूज जो है या जो भी हमारे पास जो उपकरण है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मोबाइल ही है, ठीक है, या मान लीजिए कि हमारे पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में भी क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होता है, वो भी जो है गर्म होता है। परंतु उसको गर्म करने के लिए क्या, उसको ठंडा करने के लिए उसमें छोटे छोटे पंखे लगे होते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो उपस्कर होते हैं या जो उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं, वो बर्बाद हो सकते हैं अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से। तो इसी प्रकार से उत्पन्न ऊष्मा से उपस्कर को हानि न पहुँचे, इसके लिए उस उपस्कर में ठंडक पैदा करने या उसे हानिकारक ऊष्मा के बाहर निकल जाने के इंतजाम किए जाते हैं। उदाहरण के लिए टीवी के सेट कैबिनेट में हवा बहने के लिए जाली बनी होती है। किसी उपकरण जैसे कंप्यूटर में उनके अंदर के पुर्जों का ठंडा रखने के लिए छोटे छोटे पंखे लगे रहते हैं। यहाँ पे जो दिया है ये फ्यूज का जो है संरचना दिया है, एक फ्यूज का ये फिगर है, तो आप ये फ्यूज की फिगर दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या समझाया, तो यहाँ पे समझाया है कि जो उपस्कर होते हैं या जो उपकरण होते हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वो क्या कर सकता है, वो उपकरण जो है खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। क्योंकि अत्यधिक मात्रा में जब ऊष्मा उत्पन्न होता है तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। जब वो जल जाएगा तो हमारे लिए किसी भी प्रकार का उपयोग में नहीं आएगा। तो उसको क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग छोटे छोटे पंखे लगाते हैं या उसमें जाली लगा देते हैं। ठीक है, तो जो उपकरण जिसमें जाली लगा तो उसमें पंखा नहीं होता, उसमें हवा जाता रहता है और वो क्या होता है, ठंडा होता रहता है। या जैसे कि कोई भी इंजन है, आप देख लीजिए, कोई भी इंजन होता है तो उसको ठंडा करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होता है। या जनरेटर आप देखे होंगे, जनरेटर में रेडिएटर होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, पानी को जो है भरा जाता है। तो इस प्रकार जितने भी उपकरण होते हैं सबको ठंडा करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको हम लोग ठंडा करने के लिए कोई ना कोई इंतजाम हम लोग जरूर करते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ तक हम लोग जो है पढ़ लिए हैं और इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं आप इन सभी टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसके तुरंत बाद आप हमारे क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय, ओके।